नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव आजकल पूरी तरह से डरे हुए हैं। वो केजरीवाल के स्टाइल में राजनीति करना शुरू कर दिए हैं और विपक्षी पार्टियों की जहां जहां सरकारें रही है, जिन राज्यों में कांग्रेस, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी या फिर महाराष्ट्र में महाविकास की आघाड़ी सरकार के समय जिस तरीके से सीबीआई से डरे हुई सरकारें घोटाले को छिपाने के लिए सीबीआई के लिए दिए गए जनरल कंसेंट को वापस लिया था, वही तरीका केसीआर भी अपना रहे हैं और साथ ही केजरीवाल की तरह वो अपने विधायकों के तोड़ने का आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं। ये पूरी साजिश अपने घोटाले को छुपाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते जनाधार से डर के कारण है, क्योंकि जिस तरीके के बातें रिपोर्ट्स सामने आई है उससे तो यही लगता है। ये पूरी क्रोनोलॉजी समझने के बाद ही ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से 2-3 महीनों में केसीआर ने अलग अलग तरीके से अपना राजनीति चमकाने और घोटाले को छुपाने, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर से गंभीर आरोप लगाने की प्लानिंग की। पिछले दिनों केसीआर के ऊपर एक गंभीर आरोप लगा। यह आरोप था 1,20,000 करोड़ के एक घोटाले का। 1,20,000 करोड़ का यह घोटाला कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का था। यह घोटाले का जो पर्दाफाश भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की थी, बल्कि वाईएसआर कांग्रेस के तेलंगाना प्रमुख वाईएस शर्मिला ने की थी। वो तेलंगाना के वाईएसआर कांग्रेस के चीफ हैं और उन्होंने पिछले 3-4 महीनों से इस बात को उठाना शुरू किया था कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो है उसमें बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, क्योंकि उसकी परिकल्पना तेलंगाना बनने से पहले की थी। जब आंध्र प्रदेश एक राज्य था, तेलंगाना अस्तित्व में नहीं आया था और उस समय उनके पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी जब वहां के सीएम थे तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की बात सोची थी और ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसमें 38,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। लेकिन यह परियोजना धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और फिर इसका बजट 1,20,000 करोड़ हो गया, जिसमें 1 लाख करोड़ तो केंद्र सरकार का है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी भी लिखी थी और उसके साथ ही अंतिम तौर पर सीबीआई से इसकी जांच कराने के लिए उन्होंने सीबीआई अधिकारी से मुलाकात की और सारे के सारे डिटेल दिए कि किस तरीके से कालेश्वरम प्रोजेक्ट में धांधली की गई है। केसीआर सहित तेलंगाना राष्ट्र समिति के मंत्रियों, विधायकों को ठेके दिए गए हैं, अलग अलग तरीके के सेल कंपनियां बनाई गई है और उन सेल कंपनियों को फर्जी टेंडर देकर इस पैसे का बंदरबाट किया गया है। इसमें हजारों करोड़ का घपला घोटाला हुआ है, जिससे तेलंगाना राष्ट्र समिति के मंत्री, विधायक और खुद केसीआर इसमें इन्वॉल्व हैं। सीबीआई ने उनको यह बात के लिए आश्वासन दिया था कि इस रिपोर्ट पर हम एडीजी रैंक के कोई अधिकारी को नियुक्त करते हैं, इस पूरी रिपोर्ट को देखते हैं और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और फिर सीबीआई को अगर जांच करनी होगी तो जांच भी करने के लिए हम तैयार हैं। ये सारी बातें चल रही थी तो दूसरी तरफ केसीआर के खेमे में हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जैसे ही 1,20,000 करोड़ का ये घोटाला सामने आएगा, केसीआर का पूरा परिवार इसमें फंस जाएगा और खुद केसीआर को मुख्यमंत्री की कुर्सी तो गंवानी ही पड़ेगी, साथ में जेल भी जाना पड़ सकता है। ये सारी योजनाएं चल रही थी तो उसी समय एक नई प्लानिंग की गई जो दूसरी विपक्षी पार्टी की सरकारों ने किया था, यानी कि कांग्रेस की सरकार ने, ममता बनर्जी की सरकार ने, उद्धव ठाकरे की सरकार ने ये सारा कारनामा किया था। वो है सीबीआई के लिए जनरल कंसेंट को खत्म करना, क्योंकि सीबीआई किसी मामले की जांच के लिए किसी स्टेट में जाती है तो उस समय उनके लिए एक जनरल कंसेंट है, क्योंकि दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट के तहत सीबीआई को यह अधिकार दिया गया था हर राज्यों की तरफ से कि उन्हें
किसी स्टेट में जाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से अनुमति की जरूरत नहीं है। किसी केस को अगर सीबीआई को हैंड ओवर किया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली सीबीआई वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। लेकिन जब ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार इन लोगों को लगने लगा कि ऐसा हो गया तो फिर हर मामले में सीबीआई के एंट्री होगी और उनके भ्रष्टाचार घोटाले के राज खुलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए पहले ही 7-8 स्टेट ने जनरल कंसेंट वापस लेना शुरू कर दिया। केरल ने लिया, महाराष्ट्र सरकार ने भी लिया, उसके साथ पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी लिया, पंजाब की सरकार ने लिया और ये सारे झारखंड में कांग्रेस और झामुमो की सरकार है, इसलिए उसने भी जनरल कंसेंट वापस ले लिया। इन लोगों का मानना था कि सीबीआई को इस जनरल कंसेंट से बाहर आने के बाद एक एक मामले के लिए राज्य सरकार से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि केस टू केस ये वैरी करेगा कि सीबीआई वहां जांच करने के लिए पहुंचती है या नहीं। अगर पहुंची तो उसके लिए स्टेट पुलिस के साथ उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उन्हें उनसे सारी व्यवस्था करने को कहना पड़ेगा, यानी बिना स्टेट गवर्नमेंट के अनुमति के सीबीआई उस स्टेट में घुस नहीं सकती है। ऐसा पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में हुआ, जब सीबीआई की टीम वहां पहुंची तो स्टेट पुलिस के साथ टकराव हो गया। महाराष्ट्र में भी हुआ, जब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ये जो मामला चला था और उसमें सीबीआई जांच करने के लिए पहुंची तो उस समय स्टेट गवर्नमेंट इसी पेशोपेश में थी। उद्धव ठाकरे की सरकार के पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही थी और तब तक सीबीआई को वो सारे मामले सुपुर्द नहीं किए जब तक कि काफी सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती थी। तो ये सारा मामला इसी घपले घोटाले, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए किया गया है और वही रास्ता केसीआर ने अपनाया, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि जितने आरोप उनकी सरकार के ऊपर लग रहे हैं और अगले साल जो चुनाव होना है उससे पहले ही केसीआर के कई घोटाले सामने आएंगे, सीबीआई की इंक्वायरी होगी और उनके ऊपर जो आरोप लगेंगे उसमें एक तरफ चुनाव में नुकसान होगा, दूसरी तरफ उनके पूरे परिवार को जेल के भीतर जाना पड़ेगा। इसलिए 30 अगस्त को एक ऑर्डर पास किया गया और उस ऑर्डर में यह कहा गया कि अब सीबीआई के लिए जो जनरल कंसेंट तेलंगाना की सरकार ने दे रखी थी उसे वापस लेती है। ये जो कंसेंट वापस लेने की प्रक्रिया थी, ये ऑर्डर तो पारित हो गया लेकिन इसे छुपा कर रखा गया। इसलिए छुपा कर रखा गया कि ये पता लगने के बाद एक विवाद पैदा होगा और फिर जिन जिन मामलों में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है वो सारे मामले धीरे धीरे खुलेंगे और तेलंगाना की सरकार केसीआर के ऊपर ये आरोप लगेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपने घपले घोटाले को छुपाने के लिए ऐसे कारनामे किए हैं। लेकिन ये कभी छुपने वाली चीज तो है नहीं। और जब केजरीवाल की तरह एक नई राजनीति शुरू करने की सोची, उन्हीं के स्टाइल पर चलते हुए केसीआर ने एक कॉन्स्पिरेसी की भारतीय जनता पार्टी के साथ। उन्होंने एक विधायक को आगे बढ़ाया और उनके साथ 3 विधायक और जोड़ दिए, यानी कि 4 विधायकों को उन्होंने इसका हिस्सा बनाया। और एक विधायक पी रोहित रेड्डी ने कंप्लेन किया पुलिस को, तेलंगाना पुलिस को एक टिप दिया जिसमें कहा गया कि उनके और 2-3 दूसरे विधायक हैं, उन सारे विधायकों के साथ कुछ लोग जो हैं वो मोल तोल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ और इसके लिए आपको 50 से 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, यानी कि 4 विधायकों की बोली 400 करोड़ रुपए लगाई गई। पुलिस जो साइबराबाद की पुलिस थी उसको ये कहा गया और फिर विधायक के इस कंप्लेन पर 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। ये 3 लोगों का कोई भी दूर दूर तक का कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, लेकिन फिर भी ये बार बार बताया गया कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिसे दिल्ली से तेलंगाना भेजा गया है और वो लोग यानी भाजपा तेलंगाना में केसीआर की सरकार को गिराना चाहती है। ये वही तरीका है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि वो मनीष सिसोदिया के ऊपर जब सीबीआई की कार्रवाई हुई, जब सीबीआई पूछताछ करने लगी तो ये मनीष सिसोदिया को आगे बढ़ाकर कहा गया कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया जा रहा है,
जबकि ये पता है कि मनीष सिसोदिया या 10, 5, 2, 4, 20 विधायक भी अगर आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में चले आएंगे तो दिल्ली की सरकार गिरने वाली नहीं है। ठीक उसी तरीके से अगर तेलंगाना में 10-15 विधायक भी टीआरएस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो तेलंगाना की सरकार नहीं गिरेगी, उनके पास 2/3 मेजोरिटी है। लेकिन फिर भी केसीआर ये बार बार आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहां ऑपरेशन लोटस चला रही है, केवल 4 विधायक के लिए 400 करोड़ खर्च कर रही है और उसे अपनी पार्टी में लाने की कोशिश कर रही है, जबकि ये पता है कि ये 4 विधायक अगर भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो भाजपा को कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये 4 विधायक जैसे ही भाजपा ज्वाइन करेंगे उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी और फिर वहां उपचुनाव होने की स्थिति आ जाएगी। लेकिन अगर ये कार्रवाई 2-3 महीने के अंदर होती है तो उसके बाद तो उपचुनाव की संभावना भी नहीं रहेगी, क्योंकि 1 साल के भीतर अगर कोई भी विधानसभा क्षेत्र का पद रिक्त होता है तो ऐसे में उपचुनाव नहीं कराए जाते हैं। ऐसे स्थिति में ये केसीआर का पूरी कॉन्स्पिरेसी थी। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हाई कोर्ट में अपील दायर की गई कि इस पूरे मामले की जांच तेलंगाना की पुलिस नहीं बल्कि सीबीआई को करना चाहिए, क्योंकि तेलंगाना में सरकार टीआरएस की है। टीआरएस की सरकार में टीआरएस के विधायकों ने ही आरोप लगाया है और उन विधायकों ने अपने विधायकों के तोड़ने का आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ऐसे में तेलंगाना की पुलिस और साथ ही जो तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार है उस सरकार के बीच के मिलीभगत को कोई भी एक्सपोज करेगा तो वो दूसरी एजेंसी ही कर सकती है। इसलिए हाई कोर्ट में ये मामला जब चल रहा था तो वहीं पर तेलंगाना सरकार के वकील ने बोला कि अभी सीबीआई की बात क्यों करें, क्योंकि 30 अगस्त को ही ये ऑर्डर जारी हो चुका है कि अब सीबीआई के लिए जनरल कंसेंट खत्म कर दिया गया है। अब सीबीआई के लिए एक एक केस में उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है कि तेलंगाना की सरकार से अनुमति लें और ये केस के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस केस की जांच के लिए आदेश तेलंगाना की सरकार देती है या नहीं। अगर वहां का एसआईटी या वहां की पुलिस इसकी जांच कर रही है तो सीबीआई की जरूरत नहीं है। यानी पूरी कॉन्स्पिरेसी 2 स्तर की थी। एक कॉन्स्पिरेसी थी कि किसी तरीके से भ्रष्टाचार में जकड़ी केसीआर की सरकार को सीबीआई से बचाया जा सके, ईडी से बचाया जा सके। तो दूसरी तरफ एक और कॉन्स्पिरेसी ये है कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाया जा सके कि अब वहां की जो सरकार है उसे गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को प्रलोभन दे रही है। ये दोनों के लिए ये जरूरी था कि सीबीआई का जनरल कंसेंट वापस लिया जाए और ये पूरी कॉन्स्पिरेसी पुलिस के साथ मिलकर की जाए। लेकिन अब केसीआर की सारी जो साजिश थी वो बाहर आ चुकी है और अब वहां पर लोगों ने भी ये सोच लिया है कि केसीआर की स्थिति बेहद कमजोर है, इसलिए ये सारे करतूत करने का इनको सुझाव दिया जा रहा है और इन्हें ये विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।